हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथ्स क्लास 11th का एक और एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पर लेके आ रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में। उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जो है वो ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप उन सीरीज़ को देख सकते हैं और उसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर आपके पीडीएफ पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर इस पर आप क्लिक करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर अगर आपके सामने क्वेश्चंस आपके साथ होंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर आप दूसरे डिवाइस में देख सकते हैं। क्वेश्चन साथ रख के वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। स्टेटमेंट क्या आपके पास, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। हमें यहाँ पर बताना है कि जो चार स्टेटमेंट दी गई है उसमें से कौन सा इसका नेगेशन नहीं है। नेगेशन नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट में कहता है इट इज़ नॉट ट्रू दैट ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। ये सही नहीं है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सारे ऑनेस्ट हैं। तो ये इसका नेगेशन बन रहा है, ठीक है ना, ये इसका नेगेशन बन रहा है। ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये सही नहीं है कि सारे पॉलिटिशियन ऑनेस्ट है। तो ये तो इसका नेगेशन है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर सेकंड में कहता है ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट डिसऑनेस्ट। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सारे डिसऑनेस्ट नहीं हैं, मतलब ऑनेस्ट हैं, यही मतलब हो गया। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट थी ये उसी स्टेटमेंट को ही दूसरे तरीके में आपको बता रहा है। उसमें कह रहा था कि ऑल ऑनेस्ट, यहाँ पर कह रहा है कि नॉट डिसऑनेस्ट। तो ये दोनों का सेम मीनिंग कन्वे हो रहा है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी नेगेशन इसकी नहीं है। तो यही हमारा आंसर है, ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट डिसऑनेस्ट। तो पहले का जो आंसर है वो आपके पास आएगा बी, ठीक है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट। आपको चार स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से आपको बताना है, सेंटेंसेस दिए हुए हैं एक्चुअली, उसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट जो होता है वो तो क्लियरली ट्रू होता है या क्लियरली फॉल्स होता है। तो पहली स्टेटमेंट है रोजेज आर ब्लैक। दूसरी स्टेटमेंट है सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट तो हमें बताना है, माइंड योर ओन बिजनेस। फिर उसके बाद कहता है बी पंक्चुअल, डू नॉट टेल लाइज। तो यहाँ पर जो लास्ट के तीन आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन जो लास्ट के तीन आ रहे हैं अटरेंस में आते हैं। तो ये स्टेटमेंट नहीं होता जिसमें आप कुछ कमांड दे रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हो, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो किसी चीज़ को, या किसी को आप कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो ये सारे स्टेटमेंट्स में नहीं आते हैं। तो पहला वाला जो सेंटेंस है रोजेज आर ब्लैक, वो आपकी स्टेटमेंट बनेगी, यानी सेकंड का जो ऑप्शन है वो आएगा हमारे पास ए। थर्ड में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट। अब यहाँ भी आपको कुछ सेंटेंस दिए, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट में कहता है लेट मी गो। सेकंड में कहता है कि x इज ए रियल नंबर। अब x जो रियल नंबर है, लेट मी गो तो नहीं है क्योंकि ये भी अटरेंस में आ गया, ठीक है। x इज ए रियल नंबर। अब यहाँ पर x कह रहा है कि रियल नंबर है, लेकिन रियल के अलावा भी तो और नंबर होते हैं, तो ज़रूरी थोड़ा है कि भाई वो रियल नंबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर x को ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि x की वैल्यू ये है। 6 इज़ ए नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ स्पेसिफाई कर रहा है क्या 6 है। 6 क्या होता है, कि नेचुरल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। और उसके बाद लास्ट में स्टेटमेंट कहता है विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। तो यहाँ भी एक कमांड दी जा रही है, तो ये भी अटरेंस में आ जाता है। तो हमारे पास 6 इज़ ए नेचुरल नंबर, ये हमारी स्टेटमेंट बनती है। यानी थर्ड का जो ऑप्शन है वो बनेगा सी। फोर्थ में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट। अब यहाँ बता रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। फर्स्ट में कहता है 3 + 3 = 6। तो पता है 3 + 3 = 6 ही होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी ठीक है कि 2 एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। और फिर एक पार्ट में दिया कि 2 + 8 > 9, कि 2 + 8 करोगे 10 आएगा, 10 > 9 होता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर आगे कहता है मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर विश की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर किसी को ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, तो ये आपकी स्टेटमेंट में काउंट नहीं होता है। तो उस फोर्थ का ऑप्शन आएगा आपके पास डी।
फिफ्थ में क्या था, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इट इज़ रेनिंग एंड वेदर इज़ कोल्ड। आपको इसका नेगेशन बताना है कि इनमें से कौन सा नेगेशन है। स्टेटमेंट क्या है आपके पास, इट इज़ रेनिंग एंड वेदर इज़ कोल्ड। इसका नेगेशन हम ढूंढते हैं। अब यहाँ पर ये कहता है कि पहले वाले सेंटेंस में क्या कहता है, इट इज़ नॉट रेनिंग एंड वेदर इज़ कोल्ड। नॉट रेनिंग तो ठीक है, लेकिन वेदर अभी भी कोल्ड है, तो ये अभी नेगेशन नहीं बना है। इट इज़ रेनिंग और वेदर इज़ नॉट कोल्ड। अब यहाँ कह रहा है कि रेनिंग है लेकिन वेदर नॉट कोल्ड हो गया, तो वेदर पे नॉट लगा दिया, लेकिन अभी कंप्लीट नेगेशन नहीं बना। इट इज़ नॉट रेनिंग और वेदर इज़ नॉट कोल्ड, ना तो रेन हो रही है ना वेदर कोल्ड है, तो ये जाके आपका कंप्लीट इसका नेगेशन बनेगा, तो यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। और अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, आप जब यहाँ नेगेशन हम बनाते हैं तो कंजक्शन को डिसजंक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। और जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें और इसमें डिफरेंस समझ लीजिए। फोर्थ में भी ऐसे लगभग दिया हुआ है, इट इज़ नॉट रेनिंग एंड वेदर इज़ नॉट कोल्ड। एक में एंड दिया हुआ है, एक में और दिया हुआ है। तो जो आपकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसमें देखो क्या है, उसमें अगर आपको एंड दिया हुआ है तो नेगेशन में और होना चाहिए, अगर वहाँ पर और दिया हुआ है तो नेगेशन में एंड होना चाहिए। चीज़ ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज मत होना कि दोनों एक जैसे से हैं तो ये आंसर हमारा ये कैसे हुआ। तो फिफ्थ का आंसर है हमारा सी। सिक्स में कहता था नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ए सर्कल इज एन एलिप्स। एक सर्कल जो एक एलिप्स है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब इसका आपको नेगेशन बताना है। तो यहाँ तो सिंपल है कि एन एलिप्स इज ए सर्कल। ए में ये कहता है कि एलिप्स इज ए सर्कल। फिर बी में कहता है सर्कल इज नॉट एन एलिप्स, ए सर्कल इज नॉट एन एलिप्स। तो ये इसका नेगेशन बन गया। ठीक है, तो सिक्स का बी पार्ट आ गया। ये तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। सेवंथ पे चलते हैं। द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट 10 इज ग्रेटर देन 12। स्टेटमेंट आपको दी है कि 10 इज ग्रेटर देन 12। स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, स्टेटमेंट तो वो होती है। तो अब इसका नेगेशन बताना है। तो नेगेशन में क्या आ गया, पहला कहता है कि 10 इज इक्वल्स टू 12, तो ये नेगेशन नहीं बन रहा। सेकंड में कहता है 10 इज नॉट ग्रेटर देन 12, नॉट लगा दिया यहाँ पर, तो ये इसका नेगेशन बन रहा है। तो ये जो बी ऑप्शन है यही हमारा ठीक ऑप्शन होगा, सेवंथ का बी। एट्थ में क्या कहता है, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट 24 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। स्टेटमेंट आपको दी है कि 24 जो 3 से और 2 से डिवाइड होता है, डिविजिबल है। इसका आपको नेगेशन बनाना है। अब नेगेशन में यहाँ पर देखो एंड लग रहा है, ठीक है, उसमें नेगेशन में नहीं, स्टेटमेंट में एंड लग रहा है, तो जो नेगेशन बनाओगे उसमें और लगना चाहिए। अब यहाँ पर जो सबसे पहली स्टेटमेंट आपको दी है 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ दोनों में नॉट लगा दिया, बीच में एंड की जगह और कर दिया, कंजक्शन को हटा के डिसजंक्शन कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि यही आपका इसका नेगेशन बन रहा है। अगले वाले में सब कुछ सेम है, बस और की जगह एंड लिखा हुआ है। तो जैसे पहला ही मैंने बताया कि जब भी आप नेगेशन करोगे, अगर और है तो उसको एंड में कन्वर्ट कर दोगे, एंड हो तो उसको और में कन्वर्ट कर दोगे। तो एट्थ का जो ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन बनता है। उसके बाद नाइन्थ पे चलते हैं। नाइन्थ में कहता है द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट प्लांट टेक्स इन CO2 एंड गिव्स आउट O2। ठीक है, अब ये तो पता ही है आप सबको। अब इसका हमें नेगेशन बनाना है। अब यहाँ पर भी वर्ड जो एंड यूज़ हो रहा है स्टेटमेंट में, तो नेगेशन में तो और यूज़ होगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट देखो, पहले वाले में क्या कहता है, प्लांट्स डू नॉट टेक CO2 एंड डू नॉट गिव आउट O2। तो स्टेटमेंट वैसे तो ठीक है, लेकिन एंड को एंड ही रखा है इसने, और में कन्वर्ट नहीं करा, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। हमारा आंसर बनेगा बी, प्लांट डू नॉट टेक CO2 और डू नॉट गिव आउट O2। और आ गया यहाँ पर, दोनों में नॉट लग गया, पहली स्टेटमेंट में भी नॉट लग गया, दूसरे वाले में भी नॉट लग गया, जो उसके कंपोनेंट है उसमें नॉट भी लग गया है, और ओवरऑल जो उनके बीच में जो कनेक्टर होता है वो भी चेंज हो गया और लग गया। तो ये आपका ऑप्शन बना नाइन्थ का बी। टेंथ में फिर नेगेशन पूछता है, अमन और रिया लिव्ड इन लखनऊ। अब यहाँ पर और दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट में यहाँ और दिया हुआ है, तो नेगेशन बनाओगे तो एंड आना चाहिए, चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर पहला वाला कहता है अमन डिड नॉट लिव इन लखनऊ एंड रिया लिव्ड इन लखनऊ। तो यहाँ पर अमन का तो नेगेशन कर दिया, लेकिन रिया का नेगेशन नहीं करा, तो ये स्टेटमेंट नहीं बनेगी हमारी। फिर सेकंड में कहता है अमन लिव्ड इन लखनऊ एंड रिया डिड नॉट लिव इन लखनऊ। अब यहाँ पर अमन को नेगेशन नहीं करा, रिया का नेगेशन कर दिया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर कहता है अमन डिड नॉट लिव इन लखनऊ एंड रिया डिड नॉट लिव इन लखनऊ। यहाँ पर दोनों का नेगेशन कर दिया, दोनों कंपोनेंट में नेगेशन कर दिया है, और की जगह हटाकर एंड कर दिया है, तो यही हमारा आंसर है, यानी टेंथ का पार्ट हो जाएगा सी।
11th में भी नेगेशन आपसे पूछता है, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 इज़ 5। 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो 5 है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर ध्यान रखना स्टेटमेंट एंड ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, स्टेट अगर क्लियर है वो तो वो स्टेटमेंट है, तो ये मत सोचना कि ये फॉल्स है। तो अब यहाँ पर इसका नेगेशन आपको बताना है, तो इसका नेगेशन क्या आएगा, इट इज़ फॉल्स दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 इज़ 5। 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो 5 है। अब ये जो इसने जो स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट में क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 इज़ 5। अब इसका हमें नेगेशन बताना है, इसका मीनिंग जो है हमें उल्टा करना है। तो इट इज़ फॉल्स दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 इज़ 5, तो ये यहाँ पर ठीक है, यही हमारा आंसर बनेगा। अगले में क्या है, देखो बी पार्ट भी समझ लो। बी में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 इज़ 6, तो यहाँ पर 2 और 3 का प्रोडक्ट वो 6 कर रहा है, वो ठीक कर रहा है उसको स्टेटमेंट को, लेकिन नेगेशन नहीं कर रहा, स्टेटमेंट को करेक्ट कर रहा है। इट इज़ फॉल्स दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 इज़ नॉट 5। अब यहाँ पर पहले इट इज़ फॉल्स भी बोल दिया और नॉट भी लगा दिया, तो ये दोनों में दो जगह नेगेशन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। और नन ऑफ दीज नहीं, पहला हमारा ऑप्शन बनेगा 11th का ए। 12th में देखते हैं, 12th में कहता है द कनेक्टिव इन द स्टेटमेंट 3 + 5 ग्रेटर देन 9 और 3 + 5 लेस देन 9। अब यहाँ दो स्टेटमेंट है, एक में कह रहा है 3 + 5 ग्रेटर देन 9, फिर और वर्ड यूज़ आ गया, फिर 3 + 5 लेस देन 9। तो यहाँ पर जो कनेक्टर है, जो दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है, वो क्या कनेक्ट कर रहा है, और। तो इसका जो आंसर है 12th का बी ऑप्शन बन गया, और। ठीक है, ये कनेक्टर है इसमें। 13th द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। अब कन्वर्स बताना है, नेगेशन नहीं, कन्वर्स बताना है। कन्वर्स में पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, x ग्रेटर देन y एंड x + a ग्रेटर देन y + में a। तो कन्वर्स में क्या होता है, 13th में जो स्टेटमेंट आपको दी गई, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कहता है x ग्रेटर देन y, और दूसरी स्टेटमेंट है देन x + a ग्रेटर देन y + a। तो कन्वर्स में जब हम लिखते हैं, तो कन्वर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट को हम पहले लिखते हैं, ये स्टेटमेंट को बाद में लिखते हैं। इफ x + a ग्रेटर देन y + a देन x ग्रेटर देन y। कन्वर्स में इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपकी ऐसे बनती है, ये इसका बी पार्ट। तो 13 का जो आंसर है वो बन जाएगा बी। 14th में कह रहा था कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, यहाँ भी कन्वर्स बताना है। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर भी जो बाद वाला कंपोनेंट है उसको पहले ले आओ, पहले ले आओ। यहाँ पर क्या कहता है, इफ 2 लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन देन दे आर पैरेलल। तो जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया, पहला जो ऑप्शन दिया गया, वही ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक है। कन्वर्स में क्या करना है, जो बाद वाला कंपोनेंट है वो पहले आ जाता है और जो पहले वाला कंपोनेंट है वो बाद में चला जाता है। तो यही आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 14 का जो आंसर है वो बन गया आपका ए। 15 में कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशनल, पी इफ पी देन क्यू। तो यहाँ पर आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें अब यहाँ पर जो सिंबल है वो दिया हुआ है आपको 15th में ऐसे दिया हुआ है, इफ पी देन क्यू। अब इफ पी देन क्यू को आप और किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। कहता है क्यू इज सफिशिएंट फॉर पी, पी इज नेसेसरी फॉर क्यू, पी ओनली इफ क्यू, एंड इफ क्यू देन पी। तो यहाँ पर जब ये वाली स्टेटमेंट होती है इफ पी देन क्यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ओनली इफ क्यू, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें ऑप्शन आपका बनता है सी ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन इसमें यहाँ पर ठीक होगा। 16th में द कंट्रापोजिटिव द स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू। अब कंट्रापोजिटिव में क्या करना होता है आपको, कंट्रापोजिटिव में पहले आपको जो बाद वाली स्टेटमेंट है उसको पहले लाना है और पहले वाली स्टेटमेंट को बाद में ले आना है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रहा है इफ पी देन क्यू, 16 में ये कह रहा है इफ पी देन क्यू, ये स्टेटमेंट है। तो इसका जब कंट्रापोजिटिव आप लिखोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ क्यू देन पी। अच्छा, कन्वर्स में होता है कि बाद वाली स्टेटमेंट को पहले ले आते हैं, पहले वाली को बाद में। यहाँ कंट्रापोजिटिव पूछ रहा है, तो कंट्रापोजिटिव में क्या होगा, उल्टा भी करना है और नेगेशन भी करना है। तो उसमें क्या आएगा, इफ़ क्यू, इफ़ नॉट क्यू देन नॉट क्यू, नॉट पी। इफ़ नॉट क्यू को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, देन नॉट पी, इफ़ नॉट क्यू देन नॉट पी,
स्टेटमेंट में ऐसे वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हो और सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या कहता है, द कंट्रापोजिट ऑफ द स्टेटमेंट इफ 7 इज ग्रेटर देन 5 देन 8 इज ग्रेटर देन 6। अब यहाँ भी कंट्रापोजिटिव करना है, तो जो बाद वाली स्टेटमेंट है पहले भी लाना और उसका नेगेशन भी करना है, और पहले वाली स्टेटमेंट को बाद में ले जाना और उसका नेगेशन भी करना है। तो बाद में जो स्टेटमेंट है उसमें कहता है कि 8 इज ग्रेटर देन 6, तो ये हो जाएगा 8 इज नॉट ग्रेटर देन 6। तो ये कहाँ पर दिया हुआ, सभी में नहीं दिया हुआ, बी और सी पार्ट में दिया है 8 इज नॉट ग्रेटर देन 6। उसके बाद फिर अगला वाला जो हिस्सा है उसमें आ जाएगा 7 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। तो ये आपको दिया हुआ है सी में कि 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6 एंड देन 7 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। तो ये कंट्रापोजिटिव बन गया, पहली स्टेटमेंट बाद में आ गई, बाद वाली स्टेटमेंट पहले आ गई और उसका नेगेशन भी बन गया। तो 17 का आंसर बन गया हमारा सी। 18 में कहता है फॉर एनी स्टेटमेंट P एंड Q द स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q कंजक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू। अब स्टेटमेंट आपको ये कैसे दी हुई है 18 में, ये कह रहा है यहाँ पर नॉट P कंजक्शन Q। अब ये जो स्टेटमेंट है ये किसके इक्विवेलेंट हो गई। अब यहाँ पर अगर आप इस नेगेशन को अंदर शिफ्ट करते हो, नेगेशन का नेगेशन करते हैं, तो वापस आपके पास ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जाती है और कंजक्शन कन्वर्ट हो जाता है डिसजंक्शन में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिसजंक्शन में और Q का जो नेगेशन करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q। तो ये हमारा ऑप्शन बनता है ए। तो 18 का जो ए ऑप्शन है वो हमारा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है महिंद्रा को कोड लैंग्वेज में ऐसे लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि भाई दिनेश को कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा जासूसी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई कैसे कोड लैंग्वेज को तोड़ा जाए। तो यहाँ पर ये M को लिख रहा है O, M को ये O लिख रहा है। तो अगर अल्फ़ाबेटिकल हम बात करें तो M के बाद फिर N आता है, N के बाद फिर O आता है, यानी 2 नंबर का गैप है। तो क्या यही पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है, ये चेक करना है। ए के बाद ए की जगह लिखा हुआ है सी, तो यहाँ भी देखो ए के बाद बी और सी, यहाँ भी 2 का गैप हो गया। एच के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आई फिर जे, तो यहाँ भी 2 का गैप आ रहा है। ई के बाद एफ जी, मतलब 2 का गैप आ रहा है। तो यहाँ जो पैटर्न बन रहा है सभी के अंदर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। जो यहाँ अल्फ़ाबेट है उसके अंदर 2 प्लस कर दो। तो अगर हम इसको फॉलो करें तो डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद आता है ई, फिर आता है एफ, तो यानी यहाँ पर आना चाहिए एफ। फिर आई के बाद आपके पास क्या आएगा, आई जे के, जे आएगा फिर के आएगा, दूसरे नंबर पे के आ गया। एन ओ पी, तो यहाँ पर आ गया पी। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर आप जाएंगे तो हर एक जो भी वर्ड यहाँ, जो भी लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद 2 प्लेस छोड़ के आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ई की जगह आ जाएगा जी, एस टी यू, और एच की जगह तो यहाँ है ही जे। तो ये हमारा दिनेश को, जब भी आप दिनेश को पुकारेंगे, अगर आपका कोई फ्रेंड दिनेश है तो आप उसको दिनेश ना बोल के आप उसको ये बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया, ऑप्शन आ गया हमारे पास ए। ऐसे फिर आगे कहता है कोलकाता को कोड लैंग्वेज में ये लिखा गया, कोलकाता को कोड लैंग्वेज में लिखा गया 111512 111512 फिर 111201। अब यहाँ पर कोलकाता को ये लिख रहा है, तो ये तो क्लियर है कि भाई एक लेटर एक अल्फ़ाबेट को डिनोट नहीं कर रहा है, क्योंकि लेटर्स कम है और नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझो कि भाई कौन सा किसको डिनोट कर रहा है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकली बात करें तो के कौन से नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, आ गया आपके पास 11वें नंबर पर, ठीक है। और ओ आ गया आपके पास एम के बाद फिर एन ओ 15th नंबर पे। ऐसे हो रहा है, के 11वें नंबर पे आ रहा है, ओ 15 नंबर पे आ रहा है, एल 12th नंबर पे आ रहा है, के फिर 11वें नंबर पे आ गया, ए 1st नंबर पे आएगा, उसके बाद टी 20th नंबर पे आ गया, ए 1st नंबर पे आ गया।
यानी जो लेटर जहाँ पर आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वही आपको लिखना है। तो ये अभी कोड लैंग्वेज में मुंबई को पूछ रहा है, मुंबई को कैसे आप लिखोगे। तो मुंबई में जो एम आता है, अगर अल्फ़ाबेटिकली बात करें, एम आता है 13th नंबर पे, तो एम की जगह 13 आ जाएगा। यू आ जाएगा 21 नंबर पे, फिर एम आ गया 13th नंबर पे, बी आ गया 2nd नंबर पे, ए आ गया 1st नंबर पे, और आई कौन से नंबर पे आता है, आई आ गया आपके पास 9th नंबर पे। तो हमारे पास ऑप्शन बना ये 13211 3219, ऑप्शन बन गया हमारे पास बी। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहता है इन ए कोड लैंग्वेज टेप इज़ रिटन एज 4825। 21 में ये कह रहा है कि टेप को हमने लिख दिया, टेप को क्या लिखा हमने, 4825। उसके बाद फिर स्मार्ट को लिखा हमने 91834, स्मार्ट 91834। बोन को लिखा हमने 7605। तो अब ये आपसे पूछ रहा है बसेरा को आप कैसे लिखोगे। तो यहां से अब ये देखो कि जो अल्फ़ाबेट्स हमने लिखे हुए हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। टेप में अगर आप देखो, टेप में और स्मार्ट में ऐसा कौन सा लेटर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। ये तो क्लियर है, यहाँ पर एक लेटर एक अल्फ़ाबेट को डिनोट कर रहा है और एक नंबर जो है एक अल्फ़ाबेट को डिनोट कर रहा है। यहाँ भी 4 लेटर है, 4 डिजिट है, 5 लेटर है, 5 डिजिट है, 4 लेटर है, 4 डिजिट है। तो यहाँ पर जो कॉमन पार्ट आ रहा है टेप में और स्मार्ट में, ए कॉमन आ रहा है और कुछ तो टी भी कॉमन आ रहा है। यानी यहाँ पर जो नंबर्स में 2 कॉमन नंबर्स होंगे उसमें से एक ए को डिनोट करेगा, एक टी को डिनोट करेगा। अब नंबर्स कौन से कॉमन आ रहे हैं, एक तो 8 कॉमन आ रहा है और दूसरा 4 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टी की वैल्यू और ए की वैल्यू, इनमें से किसी एक की वैल्यू 4 है और किसी एक की वैल्यू 8 है। अभी हमें नहीं पता किसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो बसेरा में ए यहाँ पर आ रहा है और ए यहाँ पर आ रहा है। तो जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हो रहा, आगे वहाँ पर ए है ही नहीं या टी है ही नहीं, तो क्लियर होगा ही नहीं। तो ऑप्शंस पे जाओ आप, ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेकंड प्लेस पर और लास्ट प्लेस पर सेम नंबर दे रखा है, इन दोनों में से कोई एक। तो हमारे पास ऑप्शन में जाएंगे तो सब जगह सेकंड नंबर पे 8 दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे 8 दिया हुआ मतलब ए की वैल्यू 8 को रिप्रेजेंट कर रही है और टी की वैल्यू 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्लियर हो गया। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 8। ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें से सेकंड प्लेस पर 8 आ गया, पहला प्लेस अभी पता नहीं है, फिर 1 2 3 और लास्ट में 8 आ गया। ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, तब बात बनेगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है बोन। अब बोन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको बता सके कि भाई कौन सा वैल्यू किसकी है। ई, हाँ देखो ई यहाँ पर आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 4 8 को तो छोड़ दो, ई की वैल्यू 2 हो सकती है या 5 हो सकती है। अब यहाँ पर देखो 2 या 5 में से 5 है, तो ई की वैल्यू मिल गई हमें 5। तो ई की वैल्यू 5 मिल गई, मतलब यहाँ पर आ गया आपके पास 5। अब यहाँ ऑप्शन में देखो कि क्या आपके पास ऐसे 2 नंबर हैं जहाँ पर ये डिजिट रिपीट हो रही है। पहले वाले में देखो आता है 7 8 9 1, यहाँ पर 1 आ रहा है तो वो तो ऑप्शन आपका ख़त्म। दूसरे ऑप्शन में आता है 7 8 5, 5 यहाँ तीसरे नंबर पे आ रहा है जबकि आना चाहिए चौथे नंबर पे, तो वो वाला ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। सी में आता है 7 8 9 5 3 8, तो ये बन रहा है हमारा। ठीक है, ये बन रहा है, लेकिन चौथा भी चेक करो पहले। यहाँ पर कहता है 7 8 9 1, यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी चौथा ऑप्शन भी नहीं बनेगा। जो तीसरा ऑप्शन है इसका वो हमारा आंसर बनेगा 7 8 9 5 3 8। तो जहाँ पर आपको क्लियर वैल्यू यहाँ से ना मिले, आप ऑप्शन पे जा सकते हैं, ऑप्शन से देख सकते हैं कि क्या आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अब 22 में यहाँ रिलेशन वाले क्वेश्चंस है कि रिलेशनशिप आपको बताना है कि भाई जो पिक्चर्स के अंदर कुछ लोगों के बारे में बता रखा है और फिर उसका जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है पॉइंटिंग टू ए वुमन इन ए फोटोग्राफ रमेश सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। रमेश एक फोटोग्राफ की तरफ देखता है, फोटोग्राफ की तरफ देखकर ये बोलता है कि जो इस फोटोग्राफ के अंदर है शी इज़ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, अब यहाँ पर रमेश जो बात जिसके बारे में बात कर रहा है, हम रमेश से स्टार्ट करते हैं। रमेश का जो ब्रदर है, अब जो लेडी जो फोटोग्राफ में वो कौन है? शी इज़ द डॉटर, किसकी डॉटर है? फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। अब तो मेरे ब्रदर की सिस्टर है तो मेरी भी तो सिस्टर ही होगी ना, तो मेरी भी सिस्टर होगी, मतलब इधर आ गया आपके पास सिस्टर। ठीक है, अब सिस्टर की वो डॉटर है, सिस्टर के फादर की डॉटर है, तो सिस्टर के फादर की डॉटर है तो मतलब ये खुद ही हो गई ना, सिस्टर के फादर और फिर इनकी डॉटर, तो डॉटर तो यही हो गई। तो यानी रमेश में और उस लेडी में क्या रिलेशन बना? रमेश की जो सिस्टर होगी वो। 23, अब 23 में क्या कहता है? ए वुमन इंट्रोड्यूसेस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमन। एक वुमन ने एक आदमी को इंट्रोड्यूस कराया और ये बताया कि ये कौन है? सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, उसकी मदर के ब्रदर का बेटा। अब यहाँ पर जो वुमन है, यहाँ से वुमन से स्टार्ट करते हैं। वुमन ने क्या बताया कि जो उसकी मदर है, उसकी मदर के ब्रदर का बेटा, उसकी मदर का ब्रदर मतलब ये इसके मामा हो गए एक तरह से। ठीक है, अब इनका बेटा सन, तो इस वुमन के अंदर और इस सन के अंदर आपस में क्या रिलेशन है? दोनों आपस में कजन्स हैं। ये हमारा ऑप्शन बना। 24th में कहता है P एंड Q आर सिस्टर्स एंड R एंड S आर ब्रदर। P और Q तो सिस्टर हैं और R और S ब्रदर हैं। P और Q सिस्टर्स होगी, R और S ब्रदर हो गए। ठीक, अब यहाँ पर ये कहता है कि P's डॉटर इज R सिस्टर। जो P की डॉटर है, P की डॉटर हो गई, P की डॉटर जो भी है वो R की सिस्टर है। व्हाट इज द Q रिलेशन टू S? तो Q का और S का रिलेशन क्या है? तो QS, अब यहाँ पर देखो जो P की डॉटर है, ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों भाई हैं, तो जो P की डॉटर है वो R की सिस्टर है, यानी P का ये दोनों सन हो गए और ये इसकी सिस्टर है, तो यानी R और S की जो मासी है वो बन गई Q। तो यानी क्या बन गई? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? Q और S के बीच में क्या रिलेशन है? Q जो है वो S की आंट है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको और चीज़ बतानी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रिक्शा, बस, एरोप्लेन और ट्रेन। इन चारों में से कौन सा ऑड है? ऑड मतलब जो इन चारों कैटेगरी में अगर हम देखें तो ये सबसे डिफरेंट है। रिक्शा रोड पे चलता है, बस भी रोड पे चलती है, ट्रेन भी रोड पे चलती है। रोड मतलब ज़मीन पे चलती है, ठीक है, ट्रैक अलग होता है, वो बात अलग है, लेकिन जो एरोप्लेन होता है भैया वो तो हवा में उड़ता है, तो इसलिए एरोप्लेन यहाँ पर ऑड है। तो 25th का आंसर बनेगा हमारा सी। 26 में भी ऑड निकालना है। स्फीयर, स्फीयर एक फिगर होती है जिसको सॉलिड फिगर बोलते हैं, जैसे बॉल होती है। सर्कल, सर्कल एक फ्लैट फिगर होती है, आप उसको पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, वैसे कोई चीज़ कोई सर्कल नहीं होती है। सिलेंडर, सिलेंडर भी एक सॉलिड फिगर होती है, 3D फिगर होती है। क्यूब, ये भी एक 3D फिगर होती है। तो सर्कल जो है वो एक फ्लैट है, यानी 2D फिगर है, तो ये यहाँ पर ऑड है। तो 26 का आंसर आ जाएगा बी, सर्कल। 27 में भी ऑर्डर निकालना है। नंबर सीक्वेंस आपको एक दे रखा है 141। 27 में नंबर आपको दिया है 141, फिर दिया है 273, 385, 462, 543 और 672। अब यहाँ पर देखो इसमें ऑड क्या है, कौन सा नंबर है जो यहाँ पर सबसे डिफरेंट है। इवन ऑड की बात करेंगे तो बात बनेगी नहीं, इवन में ये 2 नंबर इवन आ गए, ऑड में ये 2 नंबर आ गए। कुछ और यहाँ से कम्बिनेशन बनाओगे तो क्या, जैसे इन दोनों का सम 4 नहीं आएगा,
या इन दोनों के सम का डबल करेंगे तो भी बात नहीं बनी। 2 + 3 5, 5 2 10 होना चाहिए, ऐसा नहीं बन रहा। और क्या कर सकते हैं, इनका सम देख सकते हैं क्या है। इनका सम आएगा 6, 7 3 10 और 2 12, इसका सम आ रहा है 12, इसका सम आ गया 8 3 11 5 16, 4 6 10 और 2 12, 5 4 9 और 3 12, 6 7 13 और 2 15। अब ये सम आ गया आपके पास। इस सम के अंदर क्या नज़र आ रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो यही हमारा ऑप्शन है। तो 385 ऑप्शन में भी होना चाहिए। 385 ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी। ठीक है, जरूर। और पैटर्न मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो वो आंसर आपके उसमें ऑप्शन में दे रखा है या नहीं दे रखा है, ये मैटर करता है। हो सकता है कोई और पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा हो सकता है यहाँ पर 1 डिजिट नंबर बोल रहा हो, भाई इसका जो सम आएगा वो 1 डिजिट आएगा। अब 1 डिजिट का मतलब फिर 141 भी हमारा ऑप्शन बन सकता था। ठीक है, 141 भी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन जब एग्ज़ाम में आपके आएगा तो आंसर उसका कोई एक ही आएगा कि वो ऑड कैसे है। ठीक है, यहाँ पर जो आप सम देख रहे हो, सम 2 डिजिट में आ रहा है, इसका सम 1 डिजिट में आ रहा है, तो ये भी ऑड हो सकता है अगर हम यहाँ पर बात करें तो। ठीक है, लेकिन बुक में आपका आंसर ये दिया हुआ है, तो उसमें यही चीज़ बन रही है कि आपके पास इसका जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पर ऐसे ड्यूअल आंसर नहीं होगा, कोई एक ही आंसर आपका सही आंसर होगा। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको कैसे अटैम्प्ट करने हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लस में इस पूरी जो सीरीज़ हमने करी है, तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और आपने अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं करा है, बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं तो गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।